हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली पॉइंट हमारी होने वाली है यानी पहली टॉपिक, जिसमें अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंजेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में हमने पढ़ रखा था, अब हम देखेंगे कि उसको डिजाइन करने में क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज, यानी क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, यानी जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं वो क्लाउड स्टोरेज का क्या होता है। ठीक है, साथ में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज की, उसके फीचर्स क्या होते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज सिस्टम इन क्लाउड, क्लाउड के अंदर स्टोरेज सिस्टम क्या होता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स के बारे में, यानी जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उस प्रोवाइडर्स के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज एज ए सर्विस क्या होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में STaaS के नाम से जानते हैं, यानी स्टोरेज एज ए सर्विस क्या होती है। और वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं Amazon S3 जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इसकी PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी है या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इस मेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंजेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जब हम डिजाइन करते हैं, किसी भी आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो उसमें क्या क्या हमको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन इन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं यूनिक चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जनरल चैलेंजेस जो कि जनरली देखने को मिल ही जाते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या सारी चीजें होती है। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन में सबसे पहले स्केलेबिलिटी की बात कर ले, उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हो गया, कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हो गया एंड मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। तो एक कुछ तरह के यहाँ पे हमने दे रखा है, इसके बारे में हम डीप में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़े थोड़े दो पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्केलेबिलिटी के अंदर क्या सारी चीजें होती है, हम डिजाइनिंग करते हैं जब किसी भी एप्लीकेशन को दैट कैन स्केल अप और डाउन बेस्ड ऑन वर्कलोड। भाई जैसे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमने यही चीज पढ़ी है कि जैसे सर्विस क्या होती है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग के अंदर, कि जैसे ट्रैफिक बढ़ती है वैसे सर्विस क्या होती है, स्केल अप हो जाती है, और जैसे ट्रैफिक जाती है सर्विस क्या होती है, स्केल डाउन हो जाती है। तो ये हमको चैलेंजेस देखने को मिलता है कि हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करें। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंप्लीमेंटिंग ऑटो स्केलिंग, हम क्या करते हैं ऑटो स्केलिंग को इंप्लीमेंट करते हैं, कि मतलब सारी चीजें ऑटो परफॉर्म होनी चाहिए, एंड लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। मतलब ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म का हम यूज करके स्केलेबिलिटी को फिक्स करने का काम करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी चीज को स्केल अप और स्केल डाउन करते हैं बेस्ड ऑन वर्कलोड। ठीक है, आगे बात आता है कि हाई अवेलेबिलिटी की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं किसी भी सिस्टम को विद स्टैंड फेलियर और आउटेज, मतलब भाई किसी सिस्टम को डिजाइन किया, ज्यादा ट्रैफिक हुई, सिस्टम फेल हो गया या आउटेज हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं रिटेंडेंसी एंड डिस्चार्ज रिकवरी मैकेनिज्म। मतलब कोई भी डेटा अगर क्या होता है हम उसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, और वो डेटा गलती से डिलीट हो जाता है, ठीक है, अपलोड होने के बाद गलती से डिलीट हो जाता है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं रिटेंडेंसी का मैकेनिज्म यूज करते हैं। मतलब हम उसका दो बैकअप बनाते हैं, फर्स्ट जो यूजर के पास एक्सेस होगा, दूसरा हम एक अलग ड्राइव में बना के रखते हैं, यानी अगर इन केस यहां से डेटा डिलीट होता तो हम यहां से रिकवर कर सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो डेटा मैनेजमेंट में क्या होता है कि इफिशिएंटली मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन क्लाउड। अब क्लाउड के अंदर हम किस तरह से अपने डेटा को इफिशिएंट तरीके से मैनेज करें और स्टोर करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं डिजाइन करते हैं सिक्योर एंड स्केलेबल डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब बात आती है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा की प्राइवेसी होता है, एक्सेस कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन, कि भाई कौन सा अब हमारे पास डेटा है, ठीक है, अब इस डेटा को कौन यूजर एक्सेस कर सकता है, ठीक है, किसको हम कौन सा कंट्रोल दे, कौन डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजें, ये सारे चैलेंज हमको देखने को मिलते हैं। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज किया, इंप्लीमेंट हमने किया कि सिक्योर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मैकेनिज्म का हमने यूज किया। मतलब कोई यूजर है भाई, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बेस पे हमने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जो पहली पॉइंट है
सारे पॉइंट के अंदर वो प्रॉब्लम को दिखा रही है, दूसरी पॉइंट क्या है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व किए हैं उन सारी चीजों को उन सारी चीजों के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको और भी ज्यादा डिटेल और भी कंटेंट चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको मोर डेटा और भी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कॉस्ट मैनेजमेंट। अब बात आई जब क्लाउड कंप्यूटिंग की आर्किटेक्चर डिजाइन हो रही थी, वहां पे कॉस्ट मैनेजमेंट भी आया कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो जब डिजाइन कर रहे थे कॉस्ट इफेक्टिव आर्किटेक्चर को, तो ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन था, तो वहां पे क्या हुआ कि एम्प्लॉइंग, ठीक है, कॉस्ट मॉनिटरिंग एंड द मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का हमने यूज किया। भाई जो भी चीज है, आप जो भी कॉस्ट मॉनिटर हम करेंगे, कितना चीज को यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मतलब कि आप कितनी सर्विस का यूज कर रहे हैं और उस सर्विस के हिसाब से हम क्या करेंगे, आपसे कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आया कि परफॉर्मेंस, जो भी सिस्टम के परफॉर्मेंस थे, ठीक है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग थी उसके अंदर सिस्टम की जो भी परफॉर्मेंस थे, एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस थे, उसका क्या कॉन्सेप्ट, उसके लिए हमने क्या किया, कंसीडर किया डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, एंड एप्लीकेशन डिजाइन फॉर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। हमने एप्लीकेशंस को डिजाइन किया जो कि उसके ऑप्टिमल परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती क्या, जिसमें क्या होता है कि मल्टीपल सिस्टम मिलकर किसी एक सिंपल गोल को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स हो गया कि हम किस तरह से चीजों को मॉनिटर करेंगे और एनालाइज करेंगे, तो हमने उसके लिए क्या किया, इंप्लीमेंट इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो उसके लिए मॉनिटर हमने किया एक इफेक्टिव तरीका जिसके हिसाब से हम क्या करें, चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को और सिक्योरिटी को। एनालाइज किया रिसोर्स यूजेस को और आइडेंटिफाई किया बुकलेट टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये हमारे आर्किटेक्चर डिजाइन के चैलेंजेस थे। अब बात आती है कि क्लाउड स्टोरेज क्या होती है। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम देख ले कि व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज। भाई क्लाउड स्टोरेज क्या है, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, वही क्लाउड स्टोरेज होता है। अब इसकी डिफिनेशन देखें तो कह रहा है कि क्लाउड स्टोरेज एक तरह का वाइटल कंपोनेंट है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ऐसा कंपोनेंट है जो ऑफर करता है कि हम सिक्योर किसी डेटा को क्या करें, स्टोर कर पाए, एक्सेस, और उस डेटा को हम क्या करें, एक्सेस कर पाए कहीं से भी, एनीवेयर विद द इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, एक तरह का ऐसा कंपोनेंट है या वाइटल कंपोनेंट है जिसके अंदर, या जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम वाइटल मतलब सिक्योरली किसी भी डेटा को हम स्टोर कर लेते हैं और उस डेटा को हम कहीं से भी विद इंटरनेट कहीं से भी उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लाउड स्टोरेज हो गया। अब बात कर ले कि फीचर्स ऑफ क्लाउड सिस्टम क्या, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम के क्या फीचर्स है। तो भैया ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, रिसोर्स की ज्यादा अवेलेबिलिटी है, आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस से इसका एक्सेस ले सकते हैं। इजी मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट है, इसको हम आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं और मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। लार्ज नेटवर्क एक्सेस एंड ग्लोबल अवेलेबिलिटी, भाई आप क्या कर सकते हो, ग्लोबली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने बोला कि विद द इंटरनेट की हेल्प से आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर आप चाहे जहां भी आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप इंटरनेट के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उस क्लाउड के अंदर जो भी चीजें स्टोर है उस स्टोरेज का आप एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम एंड द प्रोसेस फॉर द कन्वेंशंस। ठीक है, जो भी इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम होती है, सारी चीजें मतलब अपडेट होता है, ऑटोमेटिक अपडेट होता है। ठीक है, आपको इसके अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, आप डेटा को अपलोड करते हैं और उसके बाद आपको जब नीड होती है आप उस डेटा का एक्सेस कर लेते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स हो गया फॉर द डेटा प्रोटेक्शन, इसके अंदर क्या हो गया, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी का भी यूज किया जाता है कि आपका डेटा सिक्योर है। तो इसके की फीचर्स थे। अब बात आती है स्टोरेज सिस्टम इन क्लाउड। क्लाउड के अंदर जो स्टोरेज सिस्टम होते हैं, यानी जो भी स्टोरेज हम स्टोर किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए किन किन फॉर्मेट्स का यूज करते हैं, तो तीन तरह के फॉर्मेट्स का यूज करते हैं। ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज सिस्टम होता है, फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम होता है, उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज सिस्टम। मतलब अगर हमारे पास एक क्लाउड है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज सिस्टम है, अब इसके अंदर हम चीजों को कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। पहला ब्लॉक बेस्ड, मतलब जो भी चीजें स्टोर होंगी वो ब्लॉक में स्टोर होंगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, फाइल में स्टोर होंगी। ठीक है, फाइल के अंदर। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड, चीजों को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ब्लॉक बेस्ड में अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है हार्ड ड्राइव इन द क्लाउड, क्लाउड के अंदर हार्ड ड्राइव को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इन्वॉल्व करता है वैल्यू, ठीक है, पार्टीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग होता है इसके अंदर कि हम किस तरह से चीजों को फॉर्मेट कर रहे हैं और पार्टीशन डाल रहे हैं एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में। उसके बाद होता है ऑफर करता है डायरेक्ट एक्सेस टू ड्राइव, हम ड्राइव से इसका डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू एंड पार्टीशंस का।
ठीक है। जो भी हमने बैलून्स पर जो भी बैलून्स है, मतलब कह सकते हैं जो भी इसके अंदर पार्टीशन किया, हमने फॉर्मेट किया, उसका हम ड्राइव के हेल्प से डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम आता है, जिसके अंदर क्या होता है, यूटिलाइज नेटवर्क अटैच स्टोरेज करते हैं। ठीक है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं, मतलब ऐसी डिवाइस जो क्या कर सकती है, किसी भी मतलब मल्टीपल जो सिमिलर फाइल्स होती है उनको एक फाइल्स के अंदर स्टोर करके एक उसको स्टोर करने का काम करता है। इनेबल करता है फाइल शेयरिंग ओवर द इंटरनेट। भाई आप गूगल ड्राइव का यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम कैसे फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहां से हम फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क के हेल्प से। उसके बाद सिंप्लीफाई द स्टोरेज एक्सेस एंड मैनेजमेंट। भाई जो भी स्टोरेज सर्विस एक्सेस और मैनेजमेंट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज सिस्टम के अंदर जो भी हमारा यूटिलाइज प्रोटोकॉल होता है, जैसे एचटीटीपी हो गया, ठीक है, रेस्ट एपीआई के बारे में हम लोग पिछली वीडियोस में भी बात की है, तो सारी चीजों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज दैट क्या होता है कि जो भी डेटा सर्वर के ऊपर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, जो कि रेस्ट एपीआई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, गेट पोस्ट, ये सारे चीजें होती हैं। तो उसमें हम ऑब्जेक्ट बेस्ड में भी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज सिस्टम में के अंदर। सिंप्लीफाई कह रहा है कि emphasizes सिंप्लिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी होता है। प्रोवाइड ए फ्लैट स्ट्रक्चर फॉर द ऑब्जेक्ट एंड फाइल। जो फाइल्स और ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए एक फ्लैट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। अब बात आती है पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जो पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है हमारा Amazon S3 है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो को लास्ट में। तो सिंपल स्टोरेज सर्विस हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एजर ब्लॉक स्टोरेज हो गया, क्लाउड गूगल क्लाउड स्टोरेज हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन ड्राइव हो गया, ठीक है, बॉक्स हो गया, आई क्लाउड हो गया। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि जो क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करती हैं, ये उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एडवांटेज। आखिर हम क्लाउड स्टोरेज को यूज करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज मिलते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि एक्सेसिबिलिटी। हम भैया कहीं से भी इसका एक्सेस कर सकते हैं, बस हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद स्केलेबिलिटी होती है, टू मीट द चेंजिंग डेटा स्टोरेज नीड। भाई हमको जैसी नीड होगी हमारे पास मतलब स्केल हम कर सकते हैं सारी चीजों को। अगर हमारे पास ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो हमारे पास ज्यादा रिसोर्स होगा, ज्यादा स्टोरेज सिस्टम होगा उसको स्टोर करने के लिए। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब हम उसी के लिए पेमेंट करेंगे जितना हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी एंड हाई रिलायबिलिटी होती है। यहाँ पे डेटा को हम रिडंडेंसी होता है, मतलब कि अगर डेटा आपका एक बार डिलीट भी हो जाता है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी फीचर्स होते हैं, मतलब अगर आपका डेटा डिलीट होता है तो हम उसको ऑटोमेटिक रिकवर कर सकते हैं। इजी कोलैबोरेशन एंड फाइल शेयरिंग होता है, तो हम किसी के साथ आसानी से अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या ओवर द इंटरनेट हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या रिलेटिव्स के साथ, किसी भी साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट डेटा। भाई सिक्योरिटी भी आपको ज्यादा मिल जाती है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो कंपनियां क्या करती है, आपके डेटा को पूरा प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, अब बात आती है स्टोरेज एज ए सर्विस क्या होता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में STaaS के नाम से जानते हैं। तो स्टोरेज एज ए सर्विस क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में एक मॉडल होता है जो प्रोवाइड करता है ऑन डिमांड स्टोरेज रिसोर्स। मतलब भाई जितना आपको जरूरत होगी, जैसी आपकी डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से आपको क्या होता है कि स्टोरेज रिसोर्स मिलता है, तो उसको स्टोरेज एज ए सर्विस के नाम से जानते हैं। ये टू यूजर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इलिमिनेटिंग करते हैं द नीड ऑफ द फिजिकल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं कि फिजिकल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इलिमिनेट करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या कह रहा है कि जो स्टोरेज एज ए सर्विस होता क्या है। तो स्टोरेज एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक ऐसा मॉडल है जो क्या करता है कि ऑन डिमांड स्टोरेज रिसोर्स को ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है किसी भी यूजर्स को। मतलब कोई यूजर्स, अगर हम मान ले ये यूजर्स है, ठीक है, ये यूजर्स है, इसको क्या चाहिए, डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज सिस्टम चाहिए। अब इसको जैसे जरूरत बढ़ेगी ये स्टोरेज सिस्टम भी बढ़ जाएगा इसके डेटा को स्टोर करने के लिए। ये हमारा हो गया स्टोरेज एज ए सर्विस। एडवांटेज की बात कर ले तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, स्केलेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, डेटा रिडंडेंसी एंड ऑटोमेटिक बैकअप भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पे ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भाई आप कहीं से भी डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया कि मैनेज स्टोरेज सर्विस एंड सिक्योरिटी मेजर्स, सारी चीजें मिल जाती है। स्टोरेज और सिक्योरिटी भी आपको प्रॉपर मिल जाती है स्टोरेज एज ए सर्विस के अंदर। अब बात आती है Amazon वेब S3 के बारे में, यानी सिंपल स्टोरेज सर्विस क्या होता है।
अगर Amazon S3 के बारे में बात करें, जो सिंपल स्टोरेज सर्विस होता है, एक तरह का पॉपुलर एंड हाई स्केलेबल क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जो ऑफर करता है कि कौन ऑफर करता है? Amazon वेब सर्विसेज, AWS ऑफर करता है। जो S3 है सिंपल स्टोरेज सर्विस, वो Amazon वेब सर्विसेज द्वारा ऑफर की जाने वाली एक हाई पॉपुलर, एक कह सकते हैं पॉपुलर सर्विस है, जिसको वो ऑफर करता है। आगे अगर हम बात करें, प्रोवाइड करता है सिक्योर, ठीक है, provides secure, durable and high availability object storage, ठीक है, डिजाइन टू स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर ऑन द वेब। हम किसी भी डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, रिट्रीव कर सकते हैं यानी एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। जो भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज होंगे उसके लिए डिजाइन किया जाता है। S3 क्या कर सकता है? इसका वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल में, ठीक है, बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है, डेवलपर्स यूज करते हैं इसका टू स्टोर को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, वास्ट रेंज ऑफ द डेटा, जहां पे बहुत ज्यादा डेटा होता है वहां पे इसका यूज किया जाता है सिंपल स्टोरेज सर्विस का, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन का डेटा हो गया, बैकअप, इन सारी चीजों के लिए हम S3 का यूज करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या होता है कि हाई स्केलेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस, ठीक है, ये ऑफर करता है 99.999, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी एंड स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। आगे बात आती है, प्रोवाइड करता है सिक्योर एंड रिलायबल डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट सिस्टम को, इंटीग्रेट करता है इंटीग्रेशन विद अदर AWS सर्विसेज एंड सीमलेस डेटा ट्रांसफर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, भाई जितना आप यूज करेंगे उसके लिए पेमेंट करेंगे। इसके बारे में अगर आपको और भी डेटा चाहिए, और भी कंटेंट चाहिए, तो आप PDF को डाउनलोड करो, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।